बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ नाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, जब भी कोई बीमारी इंसानी जिस्म पे हमलावर होती है तो उस बीमारी के इंसानी जिस्म पे क्या असरात होंगे और उसकी शिद्दत क्या होगी, इसका इन्हिसार इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त पे होता है। अगर इसी बात को आप हालिया तनाज़ुर में देखें तो कोरोना की वबा में बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल मामूली जो अलामात का शिकार हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बुरी तरह इससे मुतासर हुए। नाज़रीन, इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त का इन्हिसार उसकी खुराक पे ऊपर होता है। डिपेंड करता है कि क्या वो तमाम अज्जा जो ज़रूरी हैं आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में, वो इंसान अपनी जो रूटीन की खुराक है उसमें ले रहा है या नहीं। नाज़रीन, इसी पे आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और इसके अलावा हम बात करेंगे फूड सेफ्टी पे। और जैसे कोरोना ने बहुत सारी इंडस्ट्री को अफेक्ट किया है, फूड साइंसेस पे इसके या फूड डिपार्टमेंट पे इसके, सप्लाई चेन पे इसके क्या असरात होंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा साहब, हु इज़ प्रोफेसर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कोरोना ने जिस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट किया है, इकोनॉमीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं, और हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंसान की इम्यूनिटी है वो बेस करती है फूड के ऊपर। काइंडली पहले तो इनिशियली ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसान की इम्यूनिटी बिल्डिंग में जो है वो ज़रूरी होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने पहले बताया कि जिस तरह ये जो पेंडेमिक है ये अभी तक चूँकि नॉवल है ये स्ट्रेन, और इसका जो है कोई डिजीज़ क्योरिंग के लिए भी इसका इलाज नहीं है दुनिया में, तो इसका इलाज जो है वो सिर्फ प्रिवेंशन है। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑब्वियसली वही है, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वाशिंग और हाइजीनिक कंडीशंस। उसके बाद जो है वो आती है आपकी फ़ूड, जो है कि फ़ूड उसकी किस तरह इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। मैं इसको बताने से पहले थोड़ा सा अपने नाजरीन को ये बात बता दूं कि इसकी जो ट्रांसमिशन है कोविड की, जो वायरस की है, ये मेजर इसका जो आपको पता है कि रूट जो है वो थ्रू नेस्ट्रल नाक के ज़रिए ही होता है। ये दूसरा इसका जो है वो आप सर्फेसिस के साथ टच करते हैं तो वो फिर आप नाक को लगाते हैं, वो म्यूकस से आती है, या आँख को लगाते हैं। जो तीसरा रूट इसका फूड का रूट है वो अभी तक बिल्कुल कहीं भी प्रूफ नहीं है, इसलिए फूड खाना और उससे कोविड से डरना ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो ये क्लियर हो जाए ये बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, फूड उल्टा नुकसान की बजाय फ़ायदा दे सकती है इस स्पेशली इसी मामले में। तो वो जो प्रिकॉशंस हैं, ये जो प्रिवेंशन है कोविड की, उसमें जो मेजर रोल प्ले करती है वो फूड प्ले करती है। इम्यूनिटी आपकी बॉडी की, जिस तरह आपने बताया, क़ुव्वत मदाफ़त का एक निज़ाम है जो आपकी बॉडी में के अंदर उन सेल्स की मौजूदगी को डिपेंड करता है, कितने सेल्स हैं और किस तरह इफेक्टिव हैं और किस तरह वो रोक रहे हैं एक अटैकर को। तो उनका जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, लाइक आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो क्या है, आपका सोने की रूटीन क्या है, कितना आप सो रहे हैं, आपकी, और आप फूड कौन सी ले रहे हैं और फूड कितनी इफेक्टिव है उसके लिए। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह और जो अल्कोहल इंटेक है उसको कम कर हैबिट्स होती हैं, एग्जैक्टली। एंड लास्टली वाशिंग और जो हाइजीनिक की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कितनी आप हाइजीनिक रह रहे हैं। इनमें अब एक फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फूड है, जिस तरह आपने बोला है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फूड के अंदर ज़्यादा हमारा फोकस ओवरऑल सोसाइटी का इसी पे ही है कि हम समझते यही हैं कि सिर्फ और सिर्फ फूड से, हालांकि जिस तरह आपने बताया कि नींद पूरी करना और स्ट्रेस फ्री रहना भी एग्जैक्टली वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और फूड भी एक उसके साथ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है। लेकिन फूड के अंदर जो अब हम जब बात करते हैं फूड की इम्यूनिटी के वाले से, तो देखें हम अभी इम्यूनिटी की बात करेंगे, कोविड की बात नहीं करेंगे। मतलब देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी फूड्स दैट कैन प्रिवेंट फ्रॉम द कोविड। ये ऐसा कोई साइंटिफिक अभी स्टडीज़ नहीं आई अभी तक। ओवरऑल ये परसेप्शन, ओवरऑल ये एक परसेप्शन है, और हकीकत भी है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो डेफिनेटली प्ले करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसी भी वायरस और किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इन्फेक्शंस को, और पर्टिकुलरली जो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं उनकी हम बात करते हैं कि उनके लिए कौन सी इफेक्टिव है। तो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स तीन जो जिनको अभी इसमें वाइटल में न्यूट्रिएंट का नाम दिया गया अगेंस्ट कोविड, स्पेशली इन हालात में, वो हैं विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक। ये तीन जो हैं, ये तीनों बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, और इनमें से पर्टिकुलरली जो विटामिन डी है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो एक मैजिक न्यूट्रिएंट है। और जो कि स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, आपको पता है डॉक्टर हैं कि उनमें जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है उसकी इन्फेक्शंस को, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रोल है उसका। तो इसलिए विटामिन डी जो है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ओवरऑल जो कम्युनिटी है
उसमें विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, डेफिशिएंट है हम। आपने एक चीज़ नोट की होगी, और अब उसको मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, शायद अभी सामने ये चीज़ नहीं आई, कि यूरोप के अंदर, पर्टिकुलर यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स अफेक्ट हो रहे हैं कोरोना से और जिनकी डेथ ज़्यादा हो रही हैं, वो ज़्यादा ब्लैक एंड ब्राउन स्किन पीपल हैं, एशियंस भी बहुत, और एशियंस जो हैं। अभी अभी आज मैं देख रहा था कि सोमालियंस बहुत ज़्यादा हैं, और बिकॉज जो डार्क स्किन है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ उसका बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और हम विटामिन डी सप्लीमेंट वो लेते भी हैं, उन पे इफेक्ट नहीं होता, और इफेक्ट ज़्यादा होता है वाइट स्किन के ऊपर, जो अभी तक रिसर्च प्रूव्ड है। हमारे भी यही है कि हम विटामिन डी की एक तो सोर्सेज कम लेते हैं, और लकीली कुछ स्किन जो हमारी सनलाइट है उसका इफेक्ट है कि हम सनलाइट ज़्यादा ले रहे हैं, और इसलिए सनलाइट का डुअल रोल आएगा, जो अभी ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि सनलाइट और जो ह्यूमिडिटी है कि वो उसका देखें आपके, वो हाँ सनलाइट और ह्यूमिडिटी जो है, जो यूवी लाइट्स हैं या जो ह्यूमिडिटी है, वो सरफेस के ऊपर उसको ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करने देती। जहाँ पे 3 दिन है वो 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और वो जो उसका ट्रांसमिशन का रूट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जैक्टली, चेन ब्रेक हो जाएगी, चेन ब्रेक उसकी हो जाएगी। तो आपका ख्याल है कि विटामिन डी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमारी सोसाइटी में चूंकि अभी थोड़ा सा हमारा लिविंग स्टाइल इस तरह से हो गया है कि हमारे घर जो है वो इनक्लोज्ड हो गए हैं। पहले हम खुले घरों में रहते थे, सहन था छतों के ऊपर या बाहर, अभी हमारा वो इनक्लोज्ड घर हैं, तो सनलाइट उस तरह से हम पे, और इसी वजह से शायद हम जो हैं वो विटामिन डी जो डेफिशिएंट हैं बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे कि ये जो आपने चीज़ें तीनों बताई हैं, विटामिन सी, डी और जिंक जो है, ये एक कॉमन इंसान के समझने के लिए कि ये किन खुराक में ज़्यादा होता है। नाजरीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक, वी हैव डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा साहब। डॉक्टर साहब आपने बताया कि विटामिन सी, डी और जो जिंक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बिल्डिंग में। तो आप काइंडली बताएं कि कौन सी ऐसी खुराक है जिनके अंदर से हम ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, विटामिन सी के सोर्सेज तो आजकल जिस तरह हर को गूगल कर रहा है, तो जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी, और बल्कि सिट्रस से ज़्यादा, अब तो सिट्रस वैसे अवेलेबल भी नहीं है, अब कम हो रहा है मार्केट में, तो सिट्रस से ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो आपकी जिस तरह मिर्च है, जो आपकी शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, बेल पेपर, जो ऑरेंज हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, वो बहुत ज़्यादा हाईली इसमें के अंदर जो है वो सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसके अलावा फिर आपके जो अमरूद है, अगर वो अवेलेबल है इस वक्त, लेमन का अगर लेमन आप शिकंजी पिए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें। तो ये जो कुछ सोर्सेज हैं जो विटामिन सी के हैं, शायद मार्केट वालों को भी पता चल गया कि लेमन जो है ना इस सोर्स ऑफ विटामिन सी इज वेरी एक्सपेंसिव नाउ। प्लस फास्टिंग जो है वो रमज़ान में पता लोग शिकंजबीन पीते हैं, तो शिकंजबीन को उन्होंने इस तरह कर दिया। इसके अलावा जो विटामिन डी है, विटामिन डी चूँकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये हर फैट में ज़्यादा, ये ज़्यादा सी फूड्स में, मीट में, चिकन में, एग में ज़्यादा है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में है, जो मिल्क और योगर्ट वगैरह है, चीज़ है, उनके अंदर विटामिन डी की सोर्सेज ज़्यादा हैं। प्लस जो है वो सनलाइट ऑब्वियसली सनलाइट उसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है, धूप होती है बिल्कुल, ये पर्टिकुलरली सनलाइट जो है ये सोर्स ऑफ विटामिन डी है। इसके अलावा जो आपका जो जिंक है, जिंक एक अब फ्यूचर में जो पाकिस्तान के अंदर मेजर डेफिशिएंसी आ रही है ना जी, वो जिंक की आ रही है। और अभी जो हम देख रहे हैं, अभी हम न्यूट्रिशनल अभी सर्वे जो कंप्लीट हुए हैं उसमें जिंक फ्यूचर है। पहले आयरन पे जोर था, आयोडीन पे था, विटामिन डी पे था, ए पे था, अब जो है वो फ्यूचर में बच्चों के अंदर जिंक की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है। और जिंक जो है ये इसकी सोर्सेज जो हैं वो भी ज़्यादा कॉड लिवर ऑयल और फिश वगैरह हैं, और या फिर लेग्यूम्स हैं और नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जिंक की सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो होल ग्रेन्स हैं, जिस तरह ओट्स है, बारले है, वीट है, इनके अंदर जिंक ज़्यादा होती है। और जिनको आप अब आसान लफ्ज़ों में जो दलिया है, करेक्ट, जो है, करेक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसमें जिंक डेफिशिएंसी आ रही है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। अभी जो बायोफोर्टिफिकेशन के कुछ आ रही हैं वैराइटीज़, बायोफोर्टिफिकेशन के जरिए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसके अंदर आप फोर्टिफाई कर दें जिंक को उगाने के वक्त, एग्रीकल्चर के वक्त। अदरवाइज जिंक फोर्टिफिकेशन अब आयरन के साथ कंपल्सरी हो रही है आटे में। जिंक जो है आपके ख्याल में वो नट्स लें, लेग्यूम्स लें, जो आपके जो लेग्यूमिनस पॉड्स के अंदर जो हो सकते हैं, बादाम है, आप उसके बाद काजू है, या आप इवन बीन्स लें, आप बीन्स लें, जो किडनी बीन्स हैं, जो आपके चिक पीस हैं, पीस हैं, उनको अपने प्रोटीन की भी अच्छी सोर्स हैं, और ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इनकी भी अच्छी सोर्सेज हैं। वो चने और जो बिल्कुल चने हैं, आपके जो दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये इसकी अच्छी सोर्स है। इसमें भी जिंक का है, इस पे बिल्कुल जिंक का है। और जो
प्लस सप्लीमेंटेड फूड्स अब आ रही हैं। अब आप कोशिश करें कि आयरन और जिंक का फोर्टिफाइड आटा आ रहा है मार्केट में, फोर्टिफाइड जो फूड है, सप्लीमेंटेड फूड है, वो लें। तो उसके अंदर विटामिन डी का मैं एक और बता दूं कि विटामिन डी का एक रिसर्च मैंने देखी है कि उसमें यह है कि 2 तरीके से लेना है। एक तो यह है कि आप विटामिन डी थोड़ी मिकदार में ले रहे हैं, डेली, वीकली या मंथली लेवल पे, जो छोटे स्पैन्स के साथ, दैट इज़ मोर इफेक्टिव इन इम्यूनिटी बिल्डिंग एज कम्पेयर टू आप ज़्यादा क्वांटिटी में लें और लंबे पीरियड के गैप के साथ लें। यानी आज मैंने बहुत सारा कुछ ऐसी चीजें खा ली जिनमें विटामिन डी था, नहीं, और उसके बाद महीना जो है वो बिल्कुल आप इसको वीकली और इसको बैलेंस के साथ लेके चलें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा इम्यूनिटी डेवलपमेंट के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपने जो चीज़ें बताई हैं जिसमें आप कह लें कि सी फूड्स हैं, फिश है, और उसके बाद जो नट्स हैं, जिस तरह से जो ड्राई फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, उनका आपने बताया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मोस्टली एक गरीब इंसान होता है, लो सोशो इकनॉमिक स्टेटस के जो लोग होते हैं, उनकी पहुंच से दूर है जी। तो वो ऐसे लोग जो कि जिनका के जो वेल ऑफ नहीं है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? वो कहाँ से ये सारे सोर्सेज जो हैं वो पूरे कर सकते हैं? अच्छा, हर चीज़ का मतबादल अल्लाह ताला ने दिया हुआ है जी। जिस तरह मीट है तो मीट का मतबादल अल्लाह ताला ने पल्सेस की शक्ल में दिया है। दालें जो हैं हमें वो प्रोटीन देती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इम्यूनिटी जो आपकी है, इट नॉट डिपेंड्स ओनली दीज 3 न्यूट्रिएंट्स, वो हर न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करती है। जब आपकी बैलेंस डाइट होगी तो आप इम्यूनली स्ट्रांग होंगे। अगर आपकी कोई भी एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा तो इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई अमल रखा हुआ है बॉडी के अंदर, डिफेंस सिस्टम में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपने अपने मेजर न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी प्रोटीन है, जो फैट्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका तनासब भी बरकरार रखना है। और उसके लिए सोर्सेज आप मुख्तलिफ ले सकते हैं। जिस तरह मैंने मेजर असल में इशू आता है प्रोटीन का, कि प्रोटीन महंगी होती है, प्रोटीन की सोर्सेज महंगी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने देखे ना दालों में रख दिया है वो असर। तो एक तो आपने दालें बता दी, इसके अलावा जो आप दूसरे जो विटामिन हैं, जिसको हम कह रहे थे कि विटामिन डी लें या विटामिन सी जो है, और वो अगर सोर्सेज महंगे हैं अवेलेबल, तो हर्ब्स हम अल्लाह ताला ने उसके में दिए हैं कि मुख्तलिफ हर्ब्स हैं, गार्लिक है, जिंजर है, टर्मेरिक है। अब टर्मेरिक के अंदर कर्क्यूमिन है। टर्मेरिक, अब जो हल्दी आपकी है, अब मैं ये कहता हूँ कि पाउडर्ड हल्दी की बजाय आप जो हल्दी की रूट्स हैं उनको लें, ड्राई करें और खुद से उसकी पेस्ट बना के आप उसको लें। तो वो मैं बल्कि मैंने अपनी यूट्यूब के ऊपर पहले भी शेयर किया हुआ है एक इम्यूनिटी बूस्टर फार्मूला, वो बिल्कुल बड़ा सस्ता सा है। उसमें यह है कि आप हनी के अंदर डाल लें टर्मेरिक, गार्लिक और जिंजर, इन तीनों की पेस्ट बनाएं और एक स्पून इनका हाफ कप हनी के अंदर डाल लें और उसको सेव करके बंद करके रख लें। थोड़ा सा लेमन उसमें डाल लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक विटामिन सी के लिए। और फिर आप जो है उसमें से एक छोटा टीस्पून निकालें, सुबह के टाइम उसको गर्म पानी के अंदर डालें, वो बड़ा अच्छा कहवा बनेगा और बड़ा टेस्टी होगा, और वो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ। और ये बड़ा बहुत शुक्रिया आपका ये हमारे साथ शेयर करने का। तो आपका ख्याल है कि जो लोग वेल ऑफ नहीं हैं वो जो हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, इन चीज़ों से और दालों से अपनी इम्यूनिटी को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, और उस ब्रेक के बाद हम जो दूसरे इंडस्ट्री के ऊपर इस वबा का क्या इम्पैक्ट होगा हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी हैव डॉक्टर मैरिज बाजवा साहब। डॉक्टर साहब, इस पेंडेमिक में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अफेक्ट हुई हैं, बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, और बड़े अनसर्टेनिटी है मुस्तकबिल के हवाले से कि उसमें क्या होगा। फूड बिज़नेस के हवाले से बताएं कि फूड बिज़नेस इससे कितना जो है वो मुतासर हुआ है या होगा, और जो सप्लाई चेन है, बीइंग जो हम एक अमीर मुल्क नहीं है, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो जो लो जो या मिडल आप कह लें कि जो सोशो इकोनॉमिक क्लास है उससे बिलोंग करती है। तो सप्लाई चेन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, और बीइंग अ कंट्री पाकिस्तान के लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फ्यूचर में अब पूरी दुनिया जो है वो लड़ने जा रही है इकनॉमिक एक लॉस के साथ। जो फिल वक्त जो अब्रप्ट चेंज आई है फूड बिजनेस पे, वो तो ये आई है ऑब्वियसली सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, क्योंकि आपको पता है हम ग्लोबल एक विलेज के अंदर रह रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कोई जूस बनता है फॉर एग्जाम्पल किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो उस जूस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे होते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से वो डिस्टर्ब हो गई है सप्लाई चेन। हमारा तो प्याज और टमाटर भी मोस्टली बाहर एग्जैक्टली तो वो इम्पोर्टेड जो चीज़ें बंद हुई, उसकी वजह से जो प्रोसेस इंडस्ट्री है फिल वक्त उसको बहुत ज़्यादा क्रंचे का है कि वो डाउनफॉल उसमें आया। प्लस जो लोगों का डायरेक्ट काम पे ना जाना, ऑनलाइन काम करना, इंडस्ट्री का बंद होना, उसने ओवरऑल एक दफ़ा सिस्टम को जो है हिला के रख दिया है। और जो फ्यूचर है उसके अंदर दुनिया के अंदर पाकिस्तान का, चूँकि देखें चैलेंज से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं।
पाकिस्तान जिस तरह आपने कहा हम लो इकोनॉमिक कंट्री या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी इस तरह की हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम 70% एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकानमी है और हमारा जीडीपी का मेजर जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर है, बैकबोन ऑफ द कंट्री है। फ्यूचर में आप फील करेंगे कि दुनिया जो है वो कंज्यूमर जो है विल नॉट रन फॉर द लग्जरीज आफ्टर कोविड। दिस इज बीइंग असेस्ड बाय द एनालिस्ट। वो जाएंगे अगेन बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ और बेसिक नेसेसिटी फूड है। बेसिक नेसेसिटी फूड है तो प्रायोरिटी विल बी द फूड। तो फूड पाकिस्तान इज़ लकी दैट पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर कंट्री। जिस तरह आज से बहुत साल पहले नेचुरल होता था ना जी कि जिसकी अपनी ज़मीन होती थी, अपना खाना पीना होता था, वो ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था। फिर कैपिटलिज्म आया, उस रुपये ने उसको जगह ले ली और बिजनेसेस ने हावी हो गए, मल्टीनेशनल कंपनियां हावी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब ऑयल पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है। अब डॉलर पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। अब ब्रांड्स पड़े हुए हैं मार्केट में, कोई उठाने वाला नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जो कंज्यूमर इज रनिंग बैक टुवर्ड्स द नेचर। जब देखें आपने नेचर को डिस्टर्ब किया, नेचर ने अटैक किया। ये अटैक नेचर का है। ये कोविड का पूरी दुनिया मान गई है कि ये हमारे हाथ खड़े हैं, ये हमारा हम नहीं रोक सकते क्योंकि नेचर को नहीं खड़े होकर रोक सकते। तो नेचर कब करती है रिस्पॉन्ड? जब आप नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। अब नेचर बैक पे लेके जा रही है आपको। दिस इज हाइपोथेटिकल बट मैं असेस कर रहा हूँ कि फ्यूचर में नेचर आपको बैक पे लेके जा रही। बैक क्या था? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जितनी ज़्यादा है साइंस पीछे रह जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स अपनी प्रोड्यूस बनाएगी और प्रोड्यूस खाएगी और उससे हम गुजारा करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एग्रीकल्चर की सारे कंपोनेंट्स, राइस हो, वीट हो, मेज़ हो, शुगर केन हो या जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हों, वो प्लेंटी ऑफ दैट। डेयरी, इवन पाकिस्तान की डेयरी अभी 5th लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं हम। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम शुरू से ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन तो पहले ही बहुत बड़ा इशू है। अभी भी हमारी जितनी भी खुराक है वो फार्म से लेके इंडस्ट्री तक पहुंचते हुए 40 से 50% लूज हो जाती है। वो हमारे फ्रूट्स मुख्तलिफ क्वांटिटी में फ्रूट्स जो हैं हमारे 50% तक भी लॉसेस हैं। हमारी जो सप्लाई चेन है वो इतनी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑलरेडी दुनिया हमारी प्रोडक्ट्स देखें, पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड एक्सपोर्टर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स अनफॉर्चुनेटली। द रीज़न इज़ कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो ऑथेंटिक नहीं है। जब तक सप्लाई चेन ऑथेंटिक नहीं होगी तो वो अकॉर्डिंग टू WTO स्टैंडर्ड्स वो नहीं बायर नहीं लेगा उसको। तो वो जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो नहीं होते एग्रीकल्चर के अंदर हमारे। अब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पे फोकस करे ज़्यादा स्ट्रिक्टली कि हम अपने आप को सर्टिफाइड करें हमारी एग्रीकल्चर फार्मिंग को एंड रीच आउट करें सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में इंडस्ट्री में, तो हम जो है दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। आपका ख्याल है कि हम अपनी इस जो बीइंग एक एग्रीकल्चर कंट्री जो है वो इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? एक लास्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि जाहिर है कि कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है फूड के ऊपर, और क्या जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, लॉज हैं फूड के की सेफ्टी के हवाले से, उसकी सप्लाई के हवाले से, क्या वो मेंटेन किए जा रहे हैं? क्या उन लॉज को ओबे किया जा रहा है? और इन केस उनकी अगर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा तो उनकी मॉनिटरिंग कितनी एफिशिएंट है? हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फूड डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से उनकी मॉनिटरिंग। बीइंग अ कंज्यूमर मेरा ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या जो चीज़ें मैं ख़रीद रहा हूँ क्या वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी उतर रही हैं जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो छोड़ें, जो हमारे मुल्क के जो लॉज में या डिपार्टमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड सेट किया गया है। जी डॉक्टर साहब, उसमें स्टैंडर्ड्स तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो अभी रिफर्बिश किए हैं 2 ईयर्स अगो इन पंजाब फूड अथॉरिटी और PSKC के पास वो स्टैंडर्ड्स हैं। तो उस स्टैंडर्ड्स को तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट हैं और अकॉर्डिंग टू दी कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो इंटरनेशनल लाज है उनके मुताबिक वो डिज़ाइन किए गए हैं। जहाँ तक पंजाब फूड अथॉरिटी पर्टिकुलर है और जो इन जनरल अदर फूड अथॉरिटीज़ हैं वो अभी चूँकि नहीं हैं और अभी काम कर रही हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी तो बड़ा बेहतरीन उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। एज लॉन्ग एज फूड प्रोडक्ट की बात करें हम तो काफ़ी हद तक वो उनकी विजिलेंस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे ना सप्लाई चेन की, जो कि फूड प्रोड्यूस होने से पहले का टाइम पीरियड है, वहाँ पे बहुत बड़े लूप होल हैं। और जब देखें आप किसी भी बिल्डिंग का बेस ही आपने गलत बनाई हो, वहाँ पे ही आपकी कंटेमिनेशन हो, अडल्ट्रेशन हो, आप जिस तरह गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, तो वो अडल्ट्रेटेड फूड से अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट भी बनेगा। आप देख लें, आप सब्जी मंडी है आपकी, सब्जी मंडी के ऊपर PFA का कोई कंट्रोल नहीं है। गल्ला मंडीज़ हैं, गल्ला मंडीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है PFA का, तो वहाँ पे क्या है जी, मार्केट कमेटी है। अब मार्केट कमेटी गल्ले से, उस वीट से अगर कोई आटा बनता है, उससे कोई ब्रेड बनती है, तो उस ब्रेड
के ऊपर तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉनिटरिंग कंट्रोल है पंजाब फूड अथॉरिटी का, जी, बिल्कुल। लेकिन वो गले की कंडीशन क्या होगी, उस गंदम की उस मंडी के अंदर सप्लाई से चेन जो आपकी है, हाँ, आपकी वो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन जो है उस पर कंट्रोल अभी फूड अथॉरिटी का नहीं है। वो मैं जिस तरह कुछ दिनों पहले मैंने गल्ला मंडी का विजिट्स किए हैं कुछ रिसर्च के लिए, तो मुझे पता चला उन्होंने कहा जी कि हम तो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर आते हैं, हमें वो मॉनिटर करते हैं, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस भी हमारे पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ जो मुल्तान में पर्टिकुलरली शहर था, तो फिर मुझे हैरानगी हुई। मैंने फिर PFA के साथ अप्रोच किया कि भाई ये क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे तो हमारा कंट्रोल है गल्ला मंडी पे, लेकिन चूंकि माफियाज हैं तो वो फूड का आपकी जो सप्लाई है, आपको ये सुनकर शायद हैरानगी हो कि 50% से ज़्यादा सप्लाई जो है वो गल्ला मंडीज़ के ज़रिए होती है, जो आड़ती के ज़रिए लोग जो छोटी चीज़ें प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए नहीं होती, वहाँ से लेके छोटी परचून की दुकानों पे लेके जाते हैं। तो उनको हमें देखना पड़ेगा कि वो हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, आई होप के निज़ाम जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी की तरफ जा रहा है, अल्लाह करे कि और ज़्यादा बेहतर हो और लोगों को पैसे खर्च करने के बाद जो है वो कम से कम क्वालिटी जो है फूड की वो बिल्कुल सेफ फूड ज़रूर मिले। डॉक्टर साहब, एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि आप लोगों को फूड के हवाले से एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें। जी बिल्कुल। पहले तो मैं कोविड के वाले से स्पेशली कहूँगा कि ये डरने की कोई बात नहीं है, और ये हम माशाल्लाह इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, वाट आर द कंडीशंस वी आर लिविंग, जो पोल्यूटेड कंडीशंस हैं। लेकिन जो फूड की जो है सोर्सेज, जिस तरह मैंने बताया है कि आप हर्बल सोर्सेज यूज़ करें, पानी थोड़ा सा प्लीज़ अभी भी नीम गर्म रखें, अभी भी ठंडे पानी के पर ना शिफ्ट हों। और पर्टिकुलरली जो रमज़ान है इसमें जो आप हाइड्रेशन करते हैं वो हाइड्रेशन वक्फे वक्फे से पानी पिए, इफ्तारी के बाद ऐसा ना हो आप इकट्ठा पानी पिए और आपका जो है वो इम्यून सिस्टम उससे ओवर हाइड्रेशन से भी जो है वो इम्पैक्ट होता है। और अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखें, अपनी डाइट को मशवरा कर लें अगर आपको नहीं पता तो किसी अच्छे न्यूट्रिशन के साथ। और अगर आपको कोई भी सिम्टम नज़र आती है तो प्लीज़ उससे खौफज़दा ना हो, क्योंकि स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा दुश्मन है इम्यूनिटी का। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अपनी खुराक को बेहतर बनाना बड़ा ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने हर जो आपके इंसान की स्टेटस के मुताबिक उसकी जो फूड है उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये रखे हैं, ये सारी ग़िज़ाइयत जो है ये आपकी, अगर ये फ़र्ज़ करें कि सी फूड के अंदर कोई विटामिन डी का सोर्स है तो वो एट द सेम टाइम वो जो सोर्स है वो आपके बनस्पति घी में भी हो सकता है, दालों में भी हो सकता है। अपनी खुराक को बहुत बेहतर रखें। एक सेहतमंद माशरे के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बैलेंस डाइट लें, अपनी खुराक में अंडे, गोश्त, दालें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और स्पेशली जो अभी डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि जो लहसुन है और अदरक है और उसका जो पेस्ट उन्होंने और हल्दी का पेस्ट जो उन्होंने यूज़ किया है हनी के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।